हेलो स्टूडेंट, आई एम नीरज फ्रॉम शिक्षा अखाड़ा एक युद्ध अज्ञानता के विरोध। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का। जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक होने वाला है आपका क्लास 9 का। कौन सी क्लास का आपका टॉपिक है? क्लास 9 का आपका टॉपिक है। एंड क्लास 9 का जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर है आपका चैप्टर नंबर 5। ठीक है, 5th चैप्टर का नाम क्या आप लोगों को पता ही होगा। क्या नाम है 5th चैप्टर का? फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। क्या नाम है चैप्टर नंबर 5 का? फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। ये जो चैप्टर है आपके, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पुट अप होते हैं। एंड हम जो करेंगे, हम इस चैप्टर के जो और भी क्वेश्चन आपके, उन क्वेश्चन को हम कंप्लीट करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर के बारे में कि इस चैप्टर में आगे क्या दे रखा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, ये चैप्टर का नाम आ गया आपका, हिंदी में आ गया जीवन की मौलिक इकाई। क्या आ गया? जीवन की मौलिक इकाई, मतलब फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको। और ये आपको पता है किससे रिलेट करता है? हमारा जीव विज्ञान से ये चैप्टर रिलेट करता है। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करने वाले हैं कोशिका के बारे में। अब देखो, कोशिका क्या होती है? कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं कोशिका को? सेल। क्या बोलते हैं? सेल। हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है? छोटी 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 सेलों से बनी हुई है। हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसलिए क्या, ये जीवन की मौलिक इकाई है। मौलिक इकाई मतलब सबसे छोटी जो सेल है, जो सबसे छोटी जो एक चीज होती है ना, कि जिससे जीवन बना है, उसको हम बोलते हैं सेल बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका। पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका परिचय क्या है। जो इसका जो सेल है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि सेल क्या है, और ये मतलब इसको सेल क्यों बोलते हैं, कहाँ से आई है सेल वर्ड, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं कोशिका के बारे में। रहता है शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। मतलब जिससे हमारा जो शरीर बना है, जो पूरा शरीर बना है, जो उसका स्ट्रक्चर बना है पूरा, उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। हमारे आपने अपनी बॉडी में देखा होगा कि क्या होते हैं, छोटे 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 छिद्र से दिखाई देते हैं आपको, कुछ छेद से दिखाई देते हैं। वही सारे क्या है? सेल है। और इस तरीके की जो सेल है आपको ये पूरी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलते हैं। देखिए, यह सभी संजीवों की मूलभूत इकाई है। किसकी इकाई? सभी संजीवों की। संजीव आपको बेसिकली पता ही होगा कि संजीव क्या होते हैं। संजीव वो होते हैं जो क्या होते हैं? हमारे लिविंग बींग। संजीवों को हम लोग क्या बोलते हैं? लिविंग बींग्स। अब लिविंग बींग्स क्या होते हैं? लिविंग बींग्स वो होते हैं जो सांस लेते हैं। ठीक है, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, अदरवाइज वो सारे क्या है? सेल है। दे रखा है सभी संजीव कोशिका से बने हुए हैं। जो सारे जो संजीव है, मतलब जो जीव जो सांस लेते हैं, सारे जो लिविंग बींग्स हैं, वो किससे बने हुए हैं? कोशिका से बने हुए हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल दे रखा है। क्या एग्जांपल दे रखा है? ये एग्जांपल हम पढ़ते हैं। दे रखा है, एक भवन को बनाने के लिए ईंट ब्रिक संरचनात्मक इकाई का काम करता है। आपको पता ही है कि जब हम लोग एक घर बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? उस घर बनाने के लिए आप ऐसा थोड़ी ना कि आपने इतना बड़ा कोई एक ईंट लिया और इधर से लगा दी, और इतनी बड़ी कोई ईंट ली यहाँ से लगा दी ना, इतना बड़ा कुछ एक पार्ट लिया वो यहाँ से लगाया, ऐसे थोड़ी ना होता। आप क्या करते हैं? सिमिलर छोटी छोटी सी ब्रिक्स यहाँ से लेते हो और उनको लगाते हो, इस तरीके से करके क्या बनाते हो? आप अपना पूरा घर बनाते हो। इसी तरीके से जो छोटी छोटी सेल से मिलके एक क्या बनती है? एक पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी बनके तैयार होती है। क्या होती है? ह्यूमन बॉडी बनके तैयार होती है। आई नो ये ह्यूमन बॉडी नहीं बनाई है मैंने, बट समझ जाओ, ह्यूमन बॉडी बनके कंप्लीटली तैयार होती है। ठीक है, अब इसमें बात की कि सेल कैसे होते हैं, टिश्यू कैसे होता है। देखो, पहले हम किसकी बात करते हैं? पहले क्या होती है? सेल होती है। क्या होती है? सेल। सेल से क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। टिश्यू से क्या बनते हैं? ऑर्गन बनता है। क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है? बॉडी सिस्टम, मतलब ऑर्गन सिस्टम। देखो, पहले क्या है? एक सेल। ठीक है, सेल से क्या बना? हमारा टिश्यू। क्या बना? सेल से हमारा टिश्यू। टिश्यू बना। टिश्यू से क्या बना? आपका कोई भी ऑर्गन। जैसे ये ऑर्गन है, अब ये ऑर्गन जब सारे मिल जाते हैं तो क्या बनता है? आपका ऑर्गन सिस्टम। क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। अब जब ऑर्गन सिस्टम बन जाता है तो पूरी ह्यूमन बॉडी बनके तैयार हो जाती है। बाद में क्या तैयार हो जाती है? फाइनली बनके एक ह्यूमन बॉडी। इस तरीके से किसका काम होता है? एक सेल का काम होता है। ठीक है, अब दे रखा है कोशिका की संरचनात्मक इकाई। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। दीर्घा कोशिका हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है, इसलिए शरीर की संरचनात्मक इकाई है, मतलब स्ट्रक्चर लाइफ है। ठीक है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, मतलब ये क्या करता है? छोटे छोटे डॉट्स मिलके एक बॉडी बनती है ना, उस तरीके से बात करी गई है। ठीक है, अगले तरीका कोशिका की क्रियात्मक इकाई। अब देखो, क्रियात्मक इकाई कैसे है? दे रखा है शरीर के सभी कार्य कोशिका स्तर पर होते हैं, इसलिए शरीर की क्रियात्मक इकाई है। मतलब देखो, जो सारी जो सेल्स है, ठीक है, हमारा जो हैंड है, अब इस हैंड में क्या है? बहुत सारी सेल्स बनी हुई है कि नहीं बनी हुई? अब ये जो सारी सेल्स है मिलके काम करेंगी तभी तो भैया क्रियात्मक इकाई बन रही है कि नहीं हो रही है? अब दे रखे कि कोशिका की खोज किसने करी। देखो, कोशिका की जो खोज है वो किसने की थी? वो की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने करी थी कोशिका की खोज? रॉबर्ट हुक ने करी थी। किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी सबसे पहले। और कब करी थी? सन याद रखना, 1665 में किया गया था।
अब दे रखा है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। इसने किसका पता लगाया था? इसने पता लगाया था भैया न्यूक्लियस का। किसका पता लगाया? देखो ये जो भैया ये साइंटिस्ट थे, ये 65 में सेल के बारे में बता के चले गए कि भैया जी एक सेल होती है, ठीक है, ये खाली सेल बता के गए। अब ये आते हैं भैया रॉबर्ट ब्राउन, इनको कुछ लगा कि इसमें कुछ ना कुछ कमी है, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने बताया कि जो सेल होता है उसके अंदर क्या होता है, जो बीच का जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। मतलब इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसे केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। अब केंद्रक के बारे में भी पढ़ेंगे कि केंद्रक क्या होता है। इस चैप्टर में बेसिकली सबके बारे में पढ़ने वाले कि कोशिका क्या होती है, किसका क्या पढ़ा, मतलब पूरा डिटेल हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें दे रखा है कोशिका का सिद्धांत। क्या दे रखा है? कोशिका का सिद्धांत दे रखा है। सभी पौधे तथा जंतु कोशिका से बने हुए हैं। सभी पता है, सभी को पता है, सभी पौधे और जंतु किससे बने हुए हैं? कोशिका से बने हुए हैं। और वे जीवन की मूलभूत इकाई है। और वो क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई है। दे रखा है सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम दो जीव वैज्ञानिक एम स्लीडन तथा टी स्वान 1839 में बताया था, ठीक है। इन लोगों ने बताया कि सभी जो पौधे और जंतु हैं सबसे किससे बने हुए हैं? कोशिका से बने, मतलब सभी कोशिकाओं से बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बीइंग ही कोशिका से बना हुआ है। अब हमारे पास क्या होती है, जो सेल होती है वो दो टाइप की होती है। जो कोशिका होती है वो क्या होती है? वो दो प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी होती है? एक होती है एक कोशिका जीव और एक होती है बहुकोशिका। देखो एक कोशिका को क्या बोलते हैं? एक कोशिका को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? यूनिसेलुलर। और बहुकोशिका को क्या बोलते हैं हम लोग? मल्टी सेलुलर। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? मल्टी सेलुलर। अब देखो एक कोशिका माने क्या होता है? दे रखा है वे जीव जो एक ही कोशिका से बने होते हैं। ये कौन से जीव होते हैं? जो एक ही कोशिका से बने होते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा? अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे हमारे इसके एग्जाम्पल हैं। इवन जो बैक्टीरिया होते हैं वही एक कोशिका होते हैं। अदरवाइज ह्यूमन बीइंग जो होता है वो बहुकोशीय होता है। देखो हमारे पास क्या होता है भैया? हाथ पैर होते हैं, सबके अंदर अलग अलग सेल है, तो इसलिए हम बहुकोशीय, हमारे पास बहुत सारी सेल्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर के बारे में। देखो वे जीव जिनमें अनेक प्रकार की कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्य को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं, बहुकोशीय जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुकोशीय जीव कहलाते हैं। जैसे कि कौन कौन है? फंजाई, कवक, पादप एंड मनुष्य एवं अन्य जीव जंतु। अन्य जंतु मतलब जानवर, ठीक है। अब दे रखा है कि बहुकोशीय क्या होती है। देखो जो इसमें बात करी गई है, इसमें बताया कि जो बहुकोशीय जीव है ना बेटा, बहुकोशीय जो जीव होते हैं वही क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे काम कर सकते हैं। दे रखा है प्रत्येक बहुकोशीय जीव एक कोशीय जीवों से ही विकसित होता है। भाई सिमिलर सी बात है कि जो एक कोशीय होता है उसी से तो भैया बहुकोशीय बनता है, ठीक है। ऐसे दे रखा है कोशिका विभाजित होकर अपनी जैसी कोशिकाएं बनाती है। देखो जो कोशिकाएं होती है वो डिवाइड होती हैं। अब नेक्स्ट बात की, इस प्रकार सभी कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है, मतलब सभी पहले वाली कोशिकाओं से ही बनती है। इसमें किसके बारे में बात की गई है? बहुकोशीय के बारे में बात की गई है। देखा है कुछ कोशिकाएं आकार बदलती रहती है। क्या करती रहती है? आकार बदलती रहती है। जैसे कि कौन सी है? अमीबा। अमीबा का आपने एक बहुत अच्छा पढ़ा है, सीडोपोडिया का नाम का उसका फॉल्स फीट होती है, बहुत अच्छी वो है। इस तरीके से उसको जहाँ खाना दिखता है ना वो इस तरीके से अपना बॉडी स्ट्रक्चर को, जैसे इसे यहाँ खाना दिखा तो अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को इस तरीके से कर लेगा और फूड को क्या कर लेगा? अपने अंदर एंगल्फ कर लेगा। जब वो फूड को अपने अंदर एंगल्फ कर लेता है देन इसे डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। इसकी जो प्रोसेस है आपने सीडोपोडिया में पढ़ी होगी। किसमें पढ़ी होगी? सीडोपोडिया में आपने पढ़ी होगी, जो कि इसके हम फॉल्स फीट बोलते हैं। फॉल्स फीट मतलब झूठे पैर भी बोलते हैं बच्चे इसको, ठीक है। अब दे रखा है कुछ जीवों में कोशिका का आकार स्थिर होता है, जैसे तंत्रिका कोशिका, मानव शरीर में पाए जाने वाले कुछ अन्य कोशिकाओं के नाम। देखो तंत्रिका कोशिका को हम क्या बोलते हैं? हमारी नर्व सेल। क्या बोलते हैं इसे? नर्व सेल। पेपर में नर्व सेल से बहुत क्वेश्चन आता है। इवन कई बार क्या होता है, नर्व सेल का डायग्राम दे दिया जाता है एंड पूछा जाता है कि इसकी जो अदर पॉइंट्स है, मतलब डायग्राम आपको खाली दे दिया जाएगा नर्व सेल का, आगे आता है तो मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगी। नर्व सेल का डायग्राम बता दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसकी नेमिंग करिए, ठीक है। कई बार डायग्राम दे दिया जाता है और ए बी ऐसे करके छोड़ दिया जाता है, बोला जाता है इसकी नेमिंग करिए। कई बार इसकी नेमिंग दी जाती है, बोला जाता है कि जो ए पॉइंट है उसको डिफाइन करिए, बी पॉइंट है उसको डिफाइन करिए एंड सी पॉइंट है उसको डिफाइन करिए। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है। बात की गई तंत्रिका कोशिका, मतलब कि नर्व सेल क्या होती है, रुधिर कोशिका मतलब ब्लड सेल क्या होती है, फेट सेल। आपको नेमिंग से ही पता चल रहा होगा कि ये सब चीजें क्या क्या होती हैं, ठीक है। बट हम फिर भी आपको बताएंगे कि ये सारी चीजें क्या क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट में बात की गई बोन सेल की, ठीक है। अस्थि कोशिका,
चिकनी पेशी कोशिका मतलब मस्कुलर सेल की। नेक्स्ट इसमें बात की जनन कोशिका मतलब रिप्रोडक्टिव सेल की। किसकी बात की गई है? रिप्रोडक्टिव सेल की। अगर देखो हमारे पास रिप्रोडक्टिव सेल कौन कौन से होते हैं? स्पर्म होता है, ओवम होता है। जो स्पर्म होता है ये किसके पास होता है? ये मेल्स के पास होता है। एंड जो ओवम होता है ये किसके पास होता है? ये फीमेल्स के पास होता है। ठीक है, ये बात नॉर्मल ही है। स्पर्म किसके पास होगा? मेल के पास होगा। और ओवम किसके पास होगा? फीमेल के पास होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में क्या अंतर है, मतलब जो प्लांट सेल और एनिमल जो सेल है इनके अंदर क्या अंतर है, इनका जो डिफरेंस है वो कई बार आता है। ठीक है, अब प्लांट सेल की बात करते हैं। पादप कोशिका को हम क्या बोलते हैं? प्लांट सेल। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं प्लांट सेल। इसका क्या होता है? दे रखा है इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। कोशिका भित्ति क्या होती है? सेल वॉल। क्या होती है कोशिका भित्ति? सेल वॉल। ठीक है, अब इसमें देखा इसमें हरित लवक उपस्थित होते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। भाई नॉर्मल सी बात है, जो प्लांट है वो क्या करेंगे भाई, अपना खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो करेंगे ना, तो इसके अंदर क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ये दे रखा है, ये प्राय बड़े आकार के होते हैं। किस आकार के होते हैं? ये बड़े आकार के होते हैं। इसका डिफरेंस आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात की गई जंतु कोशिका की। जंतु कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं? एनिमल सेल। क्या बोलते हैं जंतु कोशिका को? एनिमल सेल। अब एनिमल सेल क्या होती है? देखा इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसमें हरित लवक उपस्थित अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित का मतलब कि भैया वो नहीं होता। इसमें बात की इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। देखो ह्यूमन बींग्स एंड इवन जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? डिपेंड होते हैं ना एक दूसरे के ऊपर। भैया ये क्यों फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके अपना खाना खुद बनाने लग गई, तो क्या होगा? जो एक बड़ा जानवर होगा वो छोटे जानवर को खा लेगा, इस तरीके से अपना खाना खाते रहते हैं, या फिर ये ग्रीन प्लांट्स को खा लेंगे, तो किसी और के ऊपर डिपेंड है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ही तो करेंगे ही नहीं। नॉर्मल सी बात है। इसमें देखा ये प्राय छोटे आकार की होती है, मतलब ये किस आकार की होती है? छोटे आकार की होती है। और प्लांट में किस तरीके की होती है? बड़े आकार की होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात की गई कोशिका के भाग। अब देखो जो कोशिका के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। जो उसके पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, हम पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, पार्ट्स को अच्छे से डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पार्ट दिया गया है प्लाज्मा झिल्ली मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? देखो अगर ये पहले बात की गई है तो मीन्स ये बाहर की तरफ ही होगा। थोड़ा बहुत तो दिमाग से करो कि हमने इसे फर्स्ट पॉइंट पे रखा है, तो क्यों रखा है? क्योंकि ये बाहर की परत होगी, मीन्स बाहर की लेयर होगी। ठीक है, इसमें बात की गई, दे रखा है ये कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। मतलब ये बाहर की लेयर है, यहाँ देखो ये बाहर का सामान और अंदर का सामान, भैया दोनों सामान जो होंगे वो अलग अलग रहेंगे, डिफरेंस करती है। देखकर प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और ये कार्बनिक अणु जैसे लिपिड, फॉस्फोलिपिड तथा प्रोटीन को दो परतों से बनी होती है। ठीक है, किस किस से बनी होती है? लिपिड से एंड फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। अब दे रखा है कोशिका झिल्ली का लचीलापन, कि इसका जो कोशिका झिल्ली है उसका लचीलापन जो होता है वो किस कारण होता है? दे रखा है कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा को अपने बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ठीक है, लचीलापन। देखो मैंने आपको अभी अमीबा के बारे में बताया था कि भैया जहां उसको खाना दिखेगा वो क्या करेगा? अपने झूठे पैर, जो उसकी फॉल्स फीटिंग थी उसके हिसाब से वो खाना करने लगेगा। ठीक है, जहां उसको खाना दिखेगा वो अपना खाना उधर की तरफ बढ़ाने लगेगा। ठीक है, जब वो उधर की तरफ बढ़ाने लग रहा है तो इसका मतलब क्या है? लचीलापन इसके अंदर ज्यादा है। जब जिसकी बॉडी ज्यादा लचीली होती है वही तो जल्दी जल्दी मूवमेंट करेगा, अदरवाइज जिसकी बॉडी ठोस है, कोई मोटा इंसान है उसकी बॉडी ठोस है, तो भाई वो कहाँ से मूवमेंट करेगा? वो तो कर ही नहीं सकता। नॉर्मल सी बात है, किसके अंदर होगा? ये किसके अंदर होता है? अमीबा के अंदर होता है। ठीक है, क्योंकि अमीबा ही एक चीज ऐसा बैक्टीरिया है जो जल्दी जल्दी फॉस्फेटिंग कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट बात की गई है, अब देखो इसमें बात की गई, दे रखा है ये कोशिका द्रव को बाहरी पर्यावरण से अलग रखता है। ठीक है, ये कोशिका को बाहरी तत्वों से रक्षा करता है। नॉर्मल सी बात है। दिए गए कुछ चुने हुए पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने की क्रिया प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा ही होती है, जबकि अन्य पदार्थों की गति को रोकती है। का विसरण और परासरण की क्रिया इस झिल्ली के द्वारा होती है। जो विसरण और परासरण की प्रक्रिया बताने से क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। आई थिंक बता देना भाई क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में। नेक्स्ट इसमें बात की गई, सॉरी नेक्स्ट इसमें बात की है प्लाज्मा झिल्ली वर्णात्मक परत में झिल्ली होती है। पढ़ते हैं ये क्या है? देखो प्लाज्मा झिल्ली कुछ चुने हुए पदार्थों को अंदर या बाहर जाने देती है तथा अन्य पदार्थों की गति को रोकती है, इसलिए कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पराग में झिल्ली भी कहा जाता है। मतलब ये करती है जो कुछ चुनिंदा चीजें होती हैं जो भैया लगती है कि उसके लिए अंदर जानी चाहिए तो वो अंदर जा सकती है। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। ठीक है, नॉर्मल सी बात की गई है इसके अंदर। अगला नेक्स्ट पॉइंट है तेरा क्या है? देखो विसरण को मैंने बोला था ना डिफ्यूजन बोलते हैं, पता कर लेना, पर देखो यही पता लग गया। डिफ्यूजन को क्या, विसरण को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, अगली बात की गई है कि इसकी जो वो है ना
कि ये कैसे जा रहा है कैसे नहीं जा रहा है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दे रखा है पदार्थों की गति के नियम। पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बढ़ती है, मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये उच्च सांद्रता, हायर कंसंट्रेशन, निम्न सांद्रता, लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। दे रखा है विसरण, मतलब अब डिफ्यूजन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। दे रखा है डिफ्यूजन एक कोशिकाओं में होने वाली प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन जैसे गैसीय पदार्थों के अणुओं का परिवहन वर्णात्मक परागम्य झिल्ली के द्वारा होता है। यह प्रक्रिया विसरण कहलाती है, ठीक है। डिफ्यूजन जाना, ठीक है। अगली बात करी गई है, नेक्स्ट इसमें पॉइंट दे रखा है कोशिका के विसरण की प्रक्रिया। इसमें प्रक्रिया दी गई है कि भैया वो कैसे अंदर बाहर होता है। निर्का CO2 जैसे कोशिकीय अपशिष्ट तथा कोशिका में अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। क्या इकट्ठा होता है? CO2, ठीक है। जो उसकी सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है। कोशिका के बाहरी पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका के अंदर की अपेक्षा कम होती है, मतलब अंदर कम होती है बाहर ज्यादा होती है। जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण की प्रक्रिया द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार कोशिका में ऑक्सीजन O2 सांद्रता कम हो जाती है और बाहर O2 की सांद्रता बढ़ जाती है। जैसे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको याद हो, ओस्मोसिस जब हम पढ़ते हैं, ओस्मोसिस जो परासरण होता है, ओस्मोसिस आप जब पढ़ते हो तो ओस्मोसिस का क्या होता है, अभी ना थोड़ा मैं ओस्मोसिस पढ़ा लो, उसके बाद मैं आपको डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस का एक बहुत तगड़ा डिफरेंस बताऊंगी। देन आप उसको याद रखना कि इसका डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। अब हम पढ़ रहे थे कि O2 कोशिका के, देखो किस बारे में पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे, लिखा हुआ है यहाँ पे, O2 कोशिका के अंदर वर्णात्मक पराग में झिल्ली में विसरण की प्रक्रिया द्वारा कोशिका के अंदर चली जाती है। इस प्रकार कोशिका बाह्य पर्यावरण में गैसों का आदान प्रदान विसरण की प्रक्रिया द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका परासरण मतलब ओस्मोसिस की। ओस्मोसिस क्या होता है, किस बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग? ओस्मोसिस जो है वो ओस्मोसिस क्या होता है इस बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि ओस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। अब ओस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे कि ओस्मोसिस क्या होता है हमारा। पढ़ते हैं ओस्मोसिस के बारे में, ठीक है। दे रखा है जल के अणुओं की गति वर्णात्मक परागमय झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं, ठीक है। जिसमें पानी का होगा। दे रखा है जिस प्रकार गैसों का आदान विसरण की प्रक्रिया द्वारा होता है, ठीक उसी प्रकार ठीक उसी नियम का पालन परासरण में भी होता है। परासरण में जल के अणुओं की गति वर्णात्मक परागमय झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बढ़ जाती है। जैसे कि आपने किशमिश का एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा कि किशमिश को अगर पानी में भिगो दे तो उसके अंदर क्या होगा, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। देन इसे बाहर जब इसको किशमिश नॉर्मल है हमारी, ठीक है, इसको क्या कर देंगे, पानी में रख दिया जाए। जब इसको पानी में रख देंगे तो थोड़े टाइम बाद ये क्या होगी, फूल जाएगी। देन मुझे बताना कि क्या होगा, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, बता देना मुझे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस क्या होता है। किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग? न्यूक्लियस के बारे में। दे रखा है न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं हम लोग? केंद्रक। केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अंदर पाया जाता है। और इसमें क्या होते हैं, हमारे गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स कुछ इस तरीके से आपको याद होंगे, जो क्रोमोसोम्स से पड़े रहते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम कोशिका के केंद्रक में ही पाए जाते हैं जो सिर्फ कोशिका के विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो कहाँ पाए जाते हैं? हमारे न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। अब केंद्रक झिल्ली मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में हम पढ़ेंगे। दे रखा है केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा पाता है। मतलब इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, मतलब छेद होते हैं। अब अगला हम पढ़ने वाले हैं कि गुणसूत्र के बारे में, मतलब गुणसूत्र होता क्या है, मीन्स क्रोमोसोम्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखा है गुणसूत्र एक छंडाकार सिलेंड्रिकल संरचना होती है जो कोशिका के केंद्रक में पाई जाती है। यह कोशिका विभाजन के समय दिखाई देती है। गुणसूत्र क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता से DNA डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड अणु के रूप में प्राप्त होते हैं। देखो इस तरीके से ना ये स्ट्रक्चर होता है हमारे DNA का। क्या होता है? ये DNA का स्ट्रक्चर होता है। एंड यहाँ पे दी होती है ATGC। क्या दी होती है? ATGC। जो पेरेंट्स से सॉरी जो बच्चों को कहाँ से मिलती है? अपने माता पिता से मिलती है, ठीक है। ये हमारे DNA में होते हैं, ठीक है। अगली बात की गई कि DNA के बारे में बात करते हैं कि DNA क्या है। दे रखा है
क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। जो क्रोमोसोम होते हैं वो किसके बने होते हैं? डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। तेरे का डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। डीएनए की क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जो डीएनए का जो क्रियात्मक खंड है उसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तेरे क्या जो कोशिकाएं विभाजन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेती है और उसमें यह क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहते हैं। इसके अंदर कौन सा मटेरियल होता है? क्रोमेटिन मटेरियल होता है। क्या होता है? क्रोमेटिन मटेरियल। अब हम पढ़ने वाले हैं कि क्रोमेटिन क्या होता है। देखो क्रोमेटिन के बारे में पढ़ेंगे। तेरे क्या है? क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह संरचना में एक जाल का पिंड होता है। जब कभी कोशिका विभाजन होने वाली होती है तो एक क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। मतलब ये ना धागे की तरह होता है। किस तरीके से होता है? नॉर्मल ऐसे तरह से होता है और जब जब वो क्या होता है न्यूक्लियस डिवाइड होने वाला होता है ना फिर द्वारा क्रोमोसोम की शेप में आ जाता है। ठीक है, क्रोमेटिन के बारे में बेसिकली आपको इतना पढ़ना है, आपको पूरी डिटेल नहीं पढ़नी है कि क्रोमेटिन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि अभी आपकी क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सेल डिवीजन के बारे में कि सेल डिवीजन क्या है। सेल डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन। तेरे का कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिका बनाती है। सेल डिवीजन क्या है? इसमें क्या होगी? जो एक अकेली कोशिका है वो क्या करेगी भैया? डिवाइडेशन करेगी। ठीक है, जब वो डिवाइडेशन करेगी तो क्या बनाएगी? एक नई कोशिका बनाएगी। इसके बारे में पढ़ते हैं। कोशिका जन्म में केंद्रक की भूमिका, मतलब जब वो एक नई सेल बना रही है तो भैया केंद्रक जो सेल है, जो सॉरी न्यूक्लियस है, वो कैसे डिवाइड होगा? वो भी तो डिवाइड ही होगा ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कैसे डिवाइड होगा। दे रखा है कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक भी दो भागों में विभक्त हो जाता है। जो केंद्रक है, जो न्यूक्लियस है ना, वो भी दो भागों में डिवाइड हो जाता है। दे रखा है नई कोशिकाओं में जनक कोशिका के सभी गुण मौजूद होते हैं। मतलब इसमें क्या होती है? जो नई कोशिका जो होती है ना, उसके अंदर जो पुरानी कोशिका जो है जिससे वो निकली है उसके अंदर सारे जो मटेरियल इसके अंदर थे वो इस वाली कोशिका अंदर के भी मटेरियल पाए जाएंगे। दे रखा है यह कोशिका के विकास एवं परिक्रम का निर्धारित करते हैं। मतलब इसके आगे विकास के लिए दे रखा है। साथ ही संजीव कोशिकाओं को रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करती है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। अतः कोशिका का केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है। जैसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है, ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? केंद्रकाय कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। ठीक है, अगला हम पढ़ने वाले हैं प्रोकार्योटिक जीव के बारे में, यूकार्टिक। मतलब प्रोकार्टिक और यूकार्टिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि प्रोकार्टिक क्या होता है, यूकार्टिक क्या होते हैं। ठीक है, जीव के बारे में पढ़ना। ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोकार्टिक कहते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया। क्या होते हैं? बैक्टीरिया। इसमें जो केंद्रक झिल्ली जो होती है ना, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूकार्टिक के बारे में। देखा ऐसे जीव जिनकी केंद्रिका झिल्ली होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? यूकार्टिक जीव। उन्हें हम यूकार्टिक जीव कहते हैं। जैसे कि क्या होते हैं? बहुकोषीय जीव। अब बहुकोषीय कौन होते हैं भैया? ह्यूमन बींग्स ही बहुकोषीय होते हैं। अब देखो दे रखा है, इसमें नेक्स्ट बात की गई है कोशिका झिल्ली के उपस्थित के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकार्टिक कोशिका और यूकार्टिक। मतलब प्रोकार्टिक सेल और यूकार्टिक सेल दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। दे रखा है जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकार्टिक कोशिका कहते हैं। ऐसी कोशिकाएं जीवाणु में पाई जाती हैं। ठीक है, मतलब बैक्टीरियाज में पाई जाती हैं। दे रखे जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? यूकार्टिक कोशिकाएं कहते हैं। शैवाल अन्य बहुकोषीय जीवों की कोशिकाएं, मतलब कि कुछ भी जैसे कि जो सांस वगैरह लेते हो वो हमारे किस में आ जाते हैं? बहुकोषीय में आ जाते हैं। अब देखो प्रोकार्टिक एंड यूकार्टिक का बहुत अच्छा डिफरेंस दे रखा है। ये डिफरेंस जो है आपके पेपर में आता है, या तो आप इसको रीड आउट कर लो, अदरवाइज इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये आपका डिफरेंस में कई बारी आ जाता है। प्रोकार्टिक सेल और यूकार्टिक सेल के बारे में डिफरेंस बताइए कि डिफरेंस क्या होते हैं। इनके साइज के बारे में बात की गई कि इनका साइज मतलब इनके आकार के बारे में बात की गई कि इनका आकार कितना होता है। इनके आनुवांशिक पदार्थ के बारे में बात की गई। इसमें डीएनए होता है। इसमें भी क्या होता है? डीएनए होता है। कोई रेखीय डीएनए नहीं, डीएनए के संबंधित हिस्टोन नहीं होते हैं। केंद्रकाप के रूप में होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। इसमें दे रखा है इसमें हिस्टोन होते हैं जिनमें डीएनए अणु लिपटे होते हैं। ठीक है, और गुणसूत्र रेखीय एवं सुपष्ट होते हैं, केंद्रक झिल्ली होती है। दे रखा है केंद्र पदार्थ की स्थितिकरण इसमें कहाँ होती है? डीएनए में होती है। इसमें किसमें दे रखी है? सुपरस केंद्र के अंदर डीएनए। ठीक है, अगली बात की गई है, नेक्स्ट इसमें बात की गई है कोशिका के अंग के बारे में बात की है कि कोशिका के अंग कैसे होते हैं। झिल्ली बंद कोशिका अंग नहीं होते। इसके अंदर क्या क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी पिंड होता है, लाइसोसोम होता है, जो कि इस समय प्रेजेंट होते हैं। दे रखा है कोशिका भित्ति सदा मौजूद होती है, जो कि दे रखा है। दे रखा है जंतुओं में होती ही नहीं तथा पादपों या कवक में सेलुलोज एंड काइटिन की बनी होती है। ठीक है, श्वसन की लीजोसोम्स और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। ठीक है, अब दे रखा जनन अधिकतर अलैंगिक, उदाहरण थे बैक्टीरिया। ठीक है,
नेक्स्ट इसमें बात की गई, इसमें क्या होता है, अलैंगिक भी होता है और लैंगिक भी होता है, जिसमें प्रोकार्टिस्टा, कवक और पादप और प्राणी। ठीक है, सबको पता है कि जो ह्यूमन बींग्स होता है वो क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। मतलब उसके लिए क्या करना होता है, उसके पास मतलब दो चाहिए होते हैं, एक तो मेल और एक फीमेल। जो ह्यूमन बींग्स और इवन एनिमल्स जो है वो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं वो लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात करते हैं हम लोग कोशिका द्रव के बारे में। कोशिका द्रव क्या होता है, कोशिका द्रव को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। देखा है, कोशिका का वह बड़ा क्षेत्र जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, यह एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ से भरा होता है, कोशिका द्रव कहलाता है। देखो इसके अंदर क्या होता है भैया, ये ना एक तरल पदार्थ होता है, मतलब एक लिक्विड फॉर्म में होता है। कोशिका की इसी भाग में कोशिका अंग मतलब ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। देखो साइटोप्लाज्म को आप मेनली पढ़ लो कि भैया जो सेल होती है ना उसके अंदर जो एक लिक्विड फॉर्म होती है ना उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, मतलब कोशिका द्रव कहते हैं। इतना थोड़ा सा दिमाग में भर लो कि भाई इतना होता है। ठीक है, बात खत्म। अब बात की गई है ऑर्गेनल्स क्या होता है, किसके बारे में बात करते हैं हम लोग, ऑर्गेनल्स के बारे में बात करते हैं कि ऑर्गेनल्स क्या होता है। अब ऑर्गेनल्स की हम लोग देखते हैं, देखो इसमें दे रखा है प्रत्येक कोशिका के जीव द्रव में अनेक छोटे छोटे कोशिका के विशिष्ट घटक पाए जाते हैं जो कोशिका के विशिष्ट कार्य करते हैं। इन्हें कोशिकांग कहते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गीज, तारक केंद्र, लाइसोसोम, राइबोसोम, रिक्तिका, अन्य सभी कोशिकांग। मतलब इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर होते हैं। अब जीव द्रव साइटोप्लाज्म के बारे में बात करते हैं। देखा कोशिका द्रव तथा केंद्रक दोनों मिलाकर जीव द्रव कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिकाओं को जीव द्रव या फिर साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके ना हम कुछ चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि कोशिकाओं का कार्य क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसका काम के बारे में पढ़ेंगे। देखा नए पदार्थों का निर्माण करना, पदार्थों का निष्कासन करना, कोशिका के लिए ऊर्जा संचित करना। क्या करना, ऊर्जा संचित करना। ठीक है, अब हम बात करेंगे, दे रखा है नेक्स्ट इसमें बात की गई है झिल्ली की सार्थकता और उपयोगिता। देखो वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। वायरस दिमाग में है कुछ, कोरोना वायरस, ठीक है, नहीं होती है। और इसलिए इसमें जीवों के क्या दे रखा है, और इसलिए इसमें जीवों के अणु तब तक संश्लित नहीं होते हैं, तब तक संश्लित नहीं होते हैं जब तक कि यह किसी संजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग करके बहुगुणन नहीं करते। देखो जो वायरस होते हैं ना भाई, पहली बात तो ये कब डिवाइड होंगे, जब ये किसी अंदर ऑर्गेनिज्म में जाएगा तभी डिवाइड होगा, अदरवाइज तो ये डिवाइड ही नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात तो दिमाग में भर लो कि भाई इसको कोई ना कोई ह्यूमन बॉडी या कुछ ना कुछ चाहिए डिवाइड होने के लिए, ये अपने आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, अगला क्या रहेगा, उपापचय क्रिया। अब देखो हाइपोटोनिक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हाइपोटोनिक क्या होती है, आइसोटोनिक क्या होता है। इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छी खासी पेपर में आती है, तो थोड़ा सा इन्हें भी याद कर लेना और एक बार इन्हें पढ़ लेना। कई बार 1 मार्क में आ जाती है और कई बार 1 मार्क में नहीं आती है। ठीक है, दे रखा है यही कोशिका को तनु डाइल्यूट विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर तथा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज्यादा में रखा जाए तो जल प्रसारण विधि द्वारा कोशिका ठीक है, हम लोग कहाँ पे थे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पे। कहाँ पे थे हम लोग, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पे। दे रखा है यदि कोशिका के तनु डाइल्यूट विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज्यादा है में रखा गया है तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, अपसरण दावी कहते हैं। क्या चला जाएगा इसमें, जल चला जाएगा, मीन्स पानी चला जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, परासरण विधि द्वारा चला जाएगा। अब दे रखा आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, क्या होता है आइसोटोनिक। दे रखा है यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में इससे जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो तो इसे कोशिका झिल्ली में जल की कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, समपरादावी विलयन कहते हैं। मीन्स क्या कहते हैं, इसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है। दे रखा है यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल अधिक सांद्र है तथा जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इसके परिणामस्वरूप कोशिका क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। ठीक है, किशमिश वाला एग्जांपल रिपीट कर ले रहे हैं यहीं पे। नेक्स्ट इसमें बात की गई है पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस तरीके से होता है। दे रखा है एक कोशीय अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांशीय कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करती हैं। पौधों के मूल जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण। ठीक है, इसमें परासरण के द्वारा जल करते हैं ये लोग। ठीक है, अगला दे रखा है कोशिका के जीवन में विसरण का महत्व, मतलब डिफ्यूजन का महत्व पढ़ेंगे कोशिका के विसरण में। ठीक है, कोशिका के जीवन में दे रखा है
विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दे रखा है विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है। नेक्स्ट है कोशिका में विभिन्न अणुओं का अंदर आना और बाहर निकलना क्या कहलाता है? विसरण द्वारा होता है। ठीक है, मतलब अंदर बाहर जाना। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। पौधों के द्वारा मूल का जल का अवशोषण परासरण विधि द्वारा ही होता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल के बारे में कि सेल वॉल क्या होती है। देखो किससे बनी होती है सेल वॉल के बारे में हम क्या बात करने वाले हैं। दे रखा है कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं जो मुख्यतः सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। पौधे की संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेलुलोज से। किससे बनी होती है? भाई सेलुलोज से बनी होती है सेल वॉल। ठीक है, बाहर की लेयर एक दीवार। ठीक है, सेलुलोज से बात करेंगे। यह एक विशेष प्रकार की जटिल कार्बोहाइड्रेट जो पौधों में ही पाई जाती है। ये पौधों को संरचनात्मक दृढ़ात्मक सेलुलोज का पाचन सभी शाकाहारी जीव आसानी से कर पाते हैं, जबकि मनुष्य की आंत इंटेस्टाइन इसका पाचन नहीं कर पाता है। ठीक है, जो मनुष्य की जो आंत होती है इंटेस्टाइन होती है वो इसका पाचन नहीं कर पाता है। अगली बात करेंगे हम प्लाज्मोलाइसिस के बारे में। किसकी बात करने वाले हैं हम? प्लाज्मोलाइसिस के बारे में। दे रखा है जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीवद्रव कुचन कहते हैं, मतलब प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में बात की है पादप कोशिका एवं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है। तो क्यों कर सकती है भाई? इसका भी डिफरेंस है, इसकी भी बात है। इसमें लंबा चौड़ा पैराग्राफ है, इसको भी पढ़ना पड़ेगा कि है क्या बात भाई। दे रखा है कोशिका भित्ति कवक तथा बैक्टीरिया को कोशिका की अपेक्षाकृत कम तनु विलयन अपरसनदावी विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। ऐसे माध्यम से कोशिका परासरण विधि द्वारा पानी लेती है, कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। ठीक है, मतलब कोशिका फूल जाएगी, वही नॉर्मल सी चीजें हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में कि मेटाबॉलिज्म क्या है। उपपाच्य क्रिया मतलब उपाच्य क्रियाएं जैव रासायनिक क्रियाएं हैं जो सभी संजीवों को जीवन बनाए रखने के लिए होती हैं। ठीक है, इसमें भी कुछ क्रियाएं होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म कि एनाबॉलिज्म क्या है एंड कैटाबॉलिज्म क्या है। एनाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ये दरअसल ये रचनात्मक रासायनिक प्रतिक्रिया का समूह होता है जिसमें अपापचय की क्रिया उत्पन्न उच्च ऊर्जा का उपयोग सरल अणुओं से जटिल अणुओं के निर्माण में होता है। इस क्रिया सभी आवश्यक पोषक तत्व शरीर के अन्य भागों तथा आवश्यकता अनुसार पहुंचाए जाती है, जिससे नए कोशिका या उत्तकों का निर्माण होता है। नेक्स्ट बात की कैटाबॉलिज्म क्या होता है। दे रखा है कैटाबॉलिज्म के बारे में इस प्रक्रिया में जटिल कार्बनिक पदार्थों का विघटन होकर सरल अणुओं का निर्माण होता है तथा कोशिका श्वसन के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें क्या बनती है भैया? ऊर्जा बनती है। हम बात करने वाले हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में मींस ईआर के बारे में। किसके बारे में? ईआर के बारे में। नर का अंतर्द्रव्यीय जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। यह लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैले सैक की तरह दिखाई देती है, मतलब लंबी होगी या गोल होगी किस तरह। अंतर्द्रव्यीय जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। अभी क्या होती है? दो टाइप की होती है, एसईआर और आरईआर। क्या होती है? एसईआर और आरईआर। दे रखा आरईआर तैयार प्रोटीन ईआर के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है भैया? राइबोसोम होता है। और एसईआर में क्या होता है? एसईआर को बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है? एसईआर वसा लिपिड अणुओं के बनने में सहायता करती है। इसमें राइबोसोम उपस्थित रहता है। ठीक है, इसमें क्या उपस्थित रहता है? राइबोसोम उपस्थित रहता है। नेक्स्ट इसमें बात किया अंतर्द्रव्यीय जालिका का कार्य। अब इसमें जो हमारी अंतर्द्रव्यीय जालिका है उसके बारे में बात करेंगे। हमारा इसका कार्य क्या है। यह कोशिका द्रव तथा कोशिका के केंद्र के मध्य जालिका तंत्र नेटवर्क सिस्टम का निर्माण करती है। ये नेक्स्ट बात की गई, इसके पॉइंट्स आप रीड आउट कर लेना। नॉर्मल से आपको पॉइंट दिए गए हैं इसके, मैं सिर्फ आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, 4th पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये आपका 5th पॉइंट। ठीक है, कौन सा? ये आपका 5th पॉइंट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है। इसके बारे में हम जब बात करेंगे। दे रखा है कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया में झिल्ली जीवांत जनन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं हम गोल्गी अपैरेटस मतलब गोल्जी उपकरण या फिर बॉडी। ठीक है, यह झिल्ली युक्त पुटिका है जो एक दूसरे के समांतर रूप से सजी रहती है। इसे कुंडिका कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कुंडिका कहते हैं। ठीक है,
अगली बात की गई है कि गोल्जी उपकरण का कार्य, जो गोल्जी होता है भैया, गोल्जी अपैरेटस जो है इसका कार्य क्या है, यह ईआर की झिल्लियों से जुड़कर जटिल झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है। दे रखा है ईआर में संश्लेषित पदार्थों के कारण पैकेजिंग का कार्य करता है। गोल्जी उपकरण में सामान्य शर्करा तथा जटिल शर्करा बनती है। ठीक है, इसमें इसके द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है इसके द्वारा? लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। ठीक है, अगला पढ़ेंगे हम लोग ब्लैक रिएक्शन एंड राइबोसोम्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कैमेलो गोल्जी इनके अकेली तंत्रिका तथा कोशिका संरचनाओं को अभिरंगित करने को क्रांतिकारी विधि प्रदान की। इस विधि को ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इस विधि में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का उपयोग किया था और विशेषतः ये कोशिकाओं की कोमल शाखाओं की प्रक्रियाओं का मार्ग पता लगाने में महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात की गई है राइबोसोम के बारे में कि भाई राइबोसोम्स क्या होता है। तेरे का राइबोसोम कोशिका में द्रव मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला गोल आकृति की संरचना होती है। ये कोशिका द्रव में मुक्त रूप से पाई जाती है, अतः अंतरजलिका मतलब ईआर से जुड़ी हो सकती है। राइबोसोम का कोशिका प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि ये किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। जो राइबोसोम होता है इसे क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। अब राइबोसोम का कार्य क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, राइबोसोम को क्या बोलते हैं? यह आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड का भी बना होता है। यह अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, अगली बात यह है कोशिकाओं को जैव रासायनिक क्रियाकलापों की सतह प्रदान करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइसोसोम्स के बारे में। किसके बारे में? लाइसोसोम्स के बारे में कि लाइसोसोम्स क्या होता है। दे रखा है लाइसोसोम्स के बारे में, लिखा हुआ है लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला पदार्थ है, मतलब जो वेस्ट मटेरियल खत्म करता है वो क्या होता है? लाइसोम। ये झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। लाइसोम भारी पदार्थों के साथ साथ कोशिकांगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके साफ करता है। एंड लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं। ये सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम है। ठीक है, सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम है। अब लाइसोसोम को भैया वो क्यों कहा जाता है? इसको आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? ठीक है, क्योंकि चयापचय मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है। इनकी शक्तिशाली एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर लेती है, इसलिए लाइसोसोम का आत्मघाती मतलब सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ठीक है, इसमें सारा वेस्ट इकट्ठा हो जाएगा, देन इंसान ही खत्म। बात की गई लाइसोसोम का कार्य, दे रखा है कोशिका के अपशिष्टों को पाचित कर कोशिका को क्या करता है? साफ रखता है। क्या रखता है? कोशिकाओं को साफ रखता है। ठीक है, इसमें बात की है कि इसके शक्तिशाली एंजाइम कोशिकाओं के अलावा जीवाणु भोजन एवं कृमियों का पाचन और ये मृत क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को हटाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। नॉर्मल सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या है? ये पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इसमें बात की है माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाली कोशिकांग है। भारी झिल्ली छिद्रित होती है एवं भीतरी झिल्ली बहुत अधिक राउंडेड होती है। ठीक है, नॉर्मल से बात कर ले कि भाई ये क्या? पावर हाउस बोलते हैं इसे हम लोग। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? पावर हाउस। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? पावर हाउस। ठीक है, इतनी बात दिमाग में भर लेना। बाकी बिजली का घर, देखो मैंने बोला था ना पावर हाउस, पढ़ लो भाई पावर हाउस किसे क्या कहते हैं, इसे पावर हाउस क्यों कहते हैं। दे रखा है जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी एंडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, एटीपी कोशिकाओं की वह ऊर्जा है जिसका निर्माण सहजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, इस ऊर्जा का उपयोग नए रासायनिक यौगिकों को बनाने में या यांत्रिक कार्यों के लिए अथवा कोशिका द्वारा होता है। चूंकि एटीपी कोशिका द्रव का ऊर्जा का निर्माण सहजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए इसे कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अब देखो इसमें क्या बात की गई है? माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य के बारे में बात की है। माइटोकॉन्ड्रिया कार्य एटीपी में ऊर्जा प्रदान करता है। इसमें कोशिका द्रव्य शोषण के लिए एंजाइम होते हैं। यह अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं और एक इसकी बात है कोशिका ऊर्जा का सहजन निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात की गई है प्लास्टिड्स के बारे में कि प्लास्टिड्स क्या होते हैं। किसके बारे में बात की गई है? प्लास्टिड्स के बारे में। देखो प्लास्टिड्स केवल पादप कोशिका में होते हैं। किसमें होते हैं? प्लांट सेल में होते हैं। प्लास्टिड्स की भीतरी संरचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में उपस्थित होती हैं। प्लास्टिड बाह्य संरचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में क्या होता है? अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है। क्या होता है? डीएनए और राइबोसोम होता है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले क्रोमोप्लास्ट के बारे में एंड ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। किस तरीके के होते हैं? ये रंगीन होते हैं। किस तरीके के होते हैं? रंगीन। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। यह प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेता है। इनका प्रमुख कार्य पौधों को सुंदर बनाना है। यह मुख्यतः
फलों एवं फूलों की पंखुड़ियों में पाया जाता है। देखो ये याद रखना कि कहाँ पाया जाता है, फलों एवं फूलों की पंखुड़ी में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात की गई है ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। किसके बारे में बात की है? ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं? श्वेत एवं रंगीन प्लास्टिड्स होते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित रहते हैं। ये पौधों के जड़ों एवं अन्य भागों में पाया जाता है जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि इसमें हरा वर्णक क्लोरोफिल नहीं पाया। ये वहां होता है जबकि जहां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट तो सबको पता है भैया, ग्रीन पिगमेंट होता है जिसके लिए क्या होता है, दे रखा है, जिसमें जिस प्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पिगमेंट होता है उसे क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अंदर विभिन्न पीले एवं नारंगी के वर्णक भी होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब क्लोरोफिल कहाँ होती है? पौधों में पाए जाने वाला हरा वर्णक को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो प्लास्टिड्स होते हैं उसके कार्य के बारे में हम बात करने वाले हैं कि उसके कार्य क्या होते हैं। ठीक है, देर का प्लास्टिक के विभिन्न प्रकारों के कारण ही पौधों के विभिन्न भागों में विभिन्न रंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात की है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे वर्णक प्लास्टिक क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। ल्यूकोप्लास्ट मंड स्टार्च, चर्बी, प्रोटीन को संचित उत्पाद के रूप में संचय करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात की गई है, किसकी बात की गई? नेक्स्ट इसमें बात करते हैं हम वैक्यूल्स के बारे में कि वैक्यूल्स क्या होते हैं। किसके बारे में बात करते हैं हम लोग? वैक्यूल्स के बारे में। दे रखा है रसधान्य, ठोस तथा तरल पदार्थों की संग्रहित थैलियां हैं जो कोशिकाओं को रसधान्य छोटी और होती हैं, जबकि जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियां बहुत बड़ी होती है। कुछ पौधों की कोशिकाओं के केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का 50 से 90 तक होता है। पादप कोशिकाओं की रसधानी कोशिका द्रव से भरी होती है जो कोशिकाओं को स्फीति या फिर कठोरता प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? इसको कठोरता प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रसधान्य के कार्य, मतलब वैक्यूल्स के कार्यों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वैक्यूल्स क्या कार्य करते हैं। देखा है, यह कोशिकाओं स्फूर्ति एवं कठोरता प्रदान करती है। पौधों के लिए आवश्यक पदार्थ जैसे कि अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन आदि रसधान्य में ही संचित रहते हैं। कुछ एक कोशिका जीवों में विशिष्ट रसधान्य अंतरिक्ष जल अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायता करती है। ठीक है, ये था हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर। इस चैप्टर का नाम क्या था? ये हमने चैप्टर आपका कंप्लीट किया है क्लास 9 का। कौन सा? क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5। कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। कौन सा है? फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, ये चैप्टर था हमारा। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आगे की ऐसी वीडियो के लिए बनी रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।